आज की क्लास में जनरल सर्जरी से रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, बर्न एंड स्कार्ड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशंस की हम बात करेंगे, बर्न को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और स्कार्ड की कंडीशंस में या स्कार्ड की कंडीशन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो बर्न, अगर हम बात करें बर्न को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो बर्न वो इंजरी है या वो वुंड है जिसके अंदर कोगुलेटिव नेक्रोसिस डेवलप होता है। इन बर्न की कंडीशन में जो वुंड डेवलप होगा, ऐसे वुंड को हम बर्न बोलेंगे। जिस वुंड के अंदर कोगुलेटिव टाइप ऑफ द नेक्रोसिस डेवलप होगा, इस तरह के वुंड को हम बोलेंगे बर्न। ठीक है, तो बर्न में भी डिफाइंड एज द वुंड इन विच कोगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू अकर्स। बर्न वो कंडीशन है जिसमें टिश्यू के अंदर कोगुलेटिव नेक्रोसिस डेवलप होगा। बर्न और स्कार्ड में क्या फर्क है, तो बर्न ड्राई हीट के नतीजे में जो भी टिश्यू डैमेज होगा, जहां नेक्रोसिस डेवलप होगी, कोगुलेटिव टाइप ऑफ नेक्रोसिस डेवलप होगी, इस तरह की कंडीशंस को हम बर्न बोलते हैं। वहीं मॉइस्ट लिक्विड के वजह से, हॉट मॉइस्ट लिक्विड के नतीजे में जो टिश्यू इंजरी होगी, जो वुंड डेवलप होगा, उसको बोलेंगे मॉइस्ट। तो स्कार्ड बोलेंगे। स्कार्ड वो कंडीशन है जहां इंजरी होगी किसके नतीजे में, मॉइस्ट हीट के नतीजे में, जैसे हॉट लिक्विड है या स्टीम है, इसके नतीजे में जो टिश्यू डैमेज होगा या टिश्यू इंजरी होगी, जो वुंड बनेगा, उसको हम बोलेंगे स्कार्ड। तो बर्न और स्कार्ड में फर्क इतना है, बर्न की कंडीशन में ड्राई हीट के नतीजे में टिश्यू इंजरी होगी, वुंड डेवलप होगा। स्कार्ड की कंडीशन में मॉइस्ट हीट के नतीजे में इंजरी होगी, वुंड डेवलप होगा। मॉइस्ट हीट की हम बात करें तो दो फॉर्म हो सकता है, या तो हॉट लिक्विड के नतीजे में, हॉट लिक्विड स्प्लैश अप हो जाए किसी के बॉडी सरफेस पे, उसके नतीजे में जो इंजरी होगी, जो वुंड डेवलप होगा, वो स्कार्ड कहलाएगा। स्टीम के नतीजे में, हॉट स्टीम के नतीजे में अगर टिश्यू डैमेज होता है, तो इस तरह की कंडीशंस को हम बोलेंगे स्कार्ड। नेक्स्ट टाइप ऑफ द बर्न की बात करेंगे तो अलग अलग मोड ऑफ इंजरी के नतीजे में अलग अलग तरह के बर्न की कंडीशन देखी जा सकती है। तो कुछ कॉमन टाइप ऑफ द बर्न है, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। थर्मल इंजरी के नतीजे में, हीट के नतीजे में जो बर्न डेवलप होगा, ये भी एक टाइप है। ठीक है, इसके अलावा स्कार्ड की कंडीशन, ये भी एक बर्न का टाइप ही है एक तरह से। यहाँ पे स्पिलेज होता है हॉट लिक्विड का, फ्लेम बर्न हो सकता है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट बर्न होगा, जो कोई सरफेस है जो पहले से हीटअप है, या जिसके जो सरफेस था वो पहले से गर्म था, उसके कॉन्टैक्ट में आने की वजह से जो बर्न डेवलप होगा, उसको कॉन्टैक्ट बर्न बोलेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के नतीजे में जो बर्न डेवलप होगा, या इलेक्ट्रिक शॉक के नतीजे में दो साइड पे बर्न डेवलप होता है, जहां से इलेक्ट्रिक करंट एंटर होता है वहां पे, और जहां से इलेक्ट्रिकल करंट बाहर आता है, एग्जिट करता है, तो दो साइड पे बर्न डेवलप होगा। तो इलेक्ट्रिकल करंट के नतीजे में, इलेक्ट्रोकॉशन के नतीजे में जो बर्न डेवलप होगा, वो कहलाएगा इलेक्ट्रिकल बर्न। केमिकल बर्न की कंडीशन में दो तरह के जो लिक्विड्स हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, या दो फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एसिड और सेकंड है अल्कलीज। दोनों की कंसंट्रेशन अलग होती है, दोनों ही कंडीशन में कॉन्टैक्ट सरफेस या किसी टिश्यू के कॉन्टैक्ट में आने के नतीजे में बर्न डेवलप हो सकता है। तो एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इस तरह का केमिकल, या नाइट्रिक एसिड है, उसके कॉन्टैक्ट में आने की वजह से टिश्यू डैमेज हो सकता है, और यहाँ जो वुंड डेवलप होगा वो बेसिकली कहलाएगा केमिकल बर्न। ऐसे ही अल्कलीज के नतीजे में, अल्कली किसी टिश्यू सरफेस पे अगर वो स्प्लैश अप होता है, उसके नतीजे में भी बर्न डेवलप हो सकता है। यहाँ केमिकल बर्न की हम बात करें तो सीवियरिटी ऑफ बर्न डिपेंड करेगा कॉन्टैक्ट टाइम और कॉन्टैक्ट सरफेस पे। तो अगर सपोज करिए एसिड स्प्लैश अप हुआ है और बहुत देर तक अगर उस सरफेस से अटैच होगा, उसको वॉशअप नहीं करेंगे, तो जब तक वो कॉन्टैक्ट में रहेगा, सीवियरिटी ऑफ बर्न बढ़ता रहेगा। सीवियरिटी ऑफ बर्न डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट टाइम। कॉन्टैक्ट टाइम जितना होगा उसके बिहाफ पे डिपेंड करेगा। यहाँ न्यूट्रलाइजेशन का मेथड भी अलग होता है। अगर एसिड टाइप ऑफ द बर्न है तो हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे अल्कलाइन सॉल्यूशन से, यानी वॉश किससे करेंगे, अल्कलाइन सॉल्यूशन से करेंगे। अल्कलाइन टाइप ऑफ दी बर्न है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिक टाइप ऑफ दी सॉल्यूशन हम जो लेस कंसंट्रेटेड होगा उससे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ कहने का मतलब है कि हमें जो पीएच है, पीएच वैल्यू को न्यूट्रलाइज करना है, तभी वो क्लियर आउट हो सकता है। या सिंपल चाहें तो आप रनिंग वाटर के अंदर वॉश कर सकते हैं। कोल्ड इंजरी के नतीजे में जो बर्न डेवलप होगा, जैसे फ्रॉस्ट बाइट के नतीजे में, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस पे रहने वाले लोगों में अक्सर खासतौर से टिश्यू फ्रीज कर जाता है, जिसमें जो कॉमन साइट्स है, जिसमें फिंगर्स हो सकते हैं, या नोज का एरिया हो सकता है, टिप ऑफ द नोज या लेवियल फोल्ड होगा, वो क्या होगा, नेक्रोज हो जाता है। तो इस तरह के इंजरीज जो खासतौर से एक्सट्रीम कोल्ड के नतीजे में डेवलप होती है, टिश्यू डैमेज होगा, जहां नेक्रोसिस की कंडीशन देखी जा सकती है, इस तरह बर्न को बोलेंगे कोल्ड बर्न या फ्रॉस्ट बाइट। आयोनाइजिंग रेडिएशन है, उसके नतीजे में बर्न डेवलप हो सकता है सन बर्न, यानी एक्सट्रीम सनरेज के एक्सपोजर के नतीजे में सनबर्न डेवलप हो सकता है। रेडिएशन खासतौर से जिसका इस्तेमाल हम करते हैं मेडिकल और सर्जिकल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए, खासतौर से कार्सिनोमा की कंडीशन है तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन हम कंबाइंड तौर पर उनको देते हैं। कई बार नॉर्मल टिश्यू पे जहां पर रेडिएशन एक्सपोज होता है वहां बर्न डेवलप हो जाता है। ये कुछ टाइप ऑफ दी बर्न है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ दी बर्न। तो क्लासिफिकेशन ऑफ दी बर्न डिफरेंट तरीके से की गई है, वन बाय वन इन क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ दी बर्न। ठीक है, बर्न का परसेंटेज क्या है उसके बिहाफ पे फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, डिपेंडिंग अपॉन परसेंटेज ऑफ द बर्न। बर्न को हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, माइल्ड बर्न जिसको माइनर बर्न भी बोल सकते हैं, सेकंड टाइप है मॉडरेट बर्न,
थर्ड टाइप है मेजर बर्न, जिसको सीवियर बर्न बोल सकते हैं। यानी बर्न परसेंटेज क्या है, सरफेस ऑफ द बर्न क्या है, बर्न परसेंटेज क्या है, ओवरऑल बॉडी परसेंट कितना इन्वॉल्व हुआ है, उसके बिहाफ पे क्लासिफिकेशन है। उसके बिहाफ पे हम बर्न को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या 3 सब कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। माइल्ड बर्न यानी माइनर बर्न की कंडीशन हो सकती है, मॉडरेट बर्न, और इसको इंटरमीडिएट बर्न भी बोल सकते हैं, और थर्ड टाइप है मेजर बर्न या सीवियर टाइप ऑफ द बर्न। माइल्ड बर्न किसको बोलेंगे, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, उनको हम डिस्कस करेंगे कि माइल्ड बर्न की कंडीशन क्या हो सकती है। तो माइल्ड बर्न की कंडीशन यहां पार्शियल थिकनेस बर्न होगा। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, माइल्ड बर्न की कंडीशन जहां पार्शियल थिकनेस बर्न होगा, और ये पार्शियल थिकनेस बर्न एडल्ट मेल, और एडल्ट मेल कहते हैं एडल्ट के अंदर और चिल्ड्रन के अंदर डिफरेंट होगा। यानी माइल्ड बर्न के लिए अलग अलग क्राइटेरिया, उसको हम समझते हैं। तो पार्शियल थिकनेस बर्न है और पेशेंट क्या है, एडल्ट है, और उसमें लेस देन 15% बर्न है, यानी बॉडी सर्फेस का उस इंडिविजुअल के बॉडी सर्फेस के अगर कंपेयर करें तो लेस देन 15% जो सरफेस एरिया है वो बर्न हुआ है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है किसके लिए, माइल्ड बर्न के लिए, यानी किसी इंडिविजुअल का लेस देन 15% एरिया बर्न हुआ है और पेशेंट क्या है, एडल्ट है, तो इस तरह के बर्न को हम क्या बोलेंगे, माइल्ड बर्न। सेकेंड है, पेशेंट क्या है, बच्चा है, और उसमें बर्न परसेंटेज क्या है, लेस देन 10% है, और टाइप ऑफ द बर्न क्या है, पार्शियल थिकनेस बर्न है। तो पार्शियल थिकनेस बर्न जहां बर्न परसेंट क्या है, लेस देन 10% है, ये होगा माइल्ड बर्न। ठीक है। फुल थिकनेस बर्न की कंडीशन, पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस का मतलब है जहां स्किन की जो तीनों लेयर इन्वॉल्व हो रही है उसको फुल थिकनेस बोलेंगे। पार्शियल थिकनेस का मतलब है डर्मिस और एपिडर्मिस जहां इन्वॉल्व हो रही है, एपिडर्मिस इन्वॉल्व हो रही है, पार्शियल थिकनेस बर्न कहलाएगा। तो फुल थिकनेस बर्न की कंडीशन में अगर बर्न परसेंट क्या है, 2% है, तो ये भी इंक्लूड होगा किसके अंदर, माइल्ड बर्न के अंदर। तो फुल थिकनेस बर्न जहां बर्न परसेंट लेस देन 2% है वो क्या है, माइल्ड बर्न है। पार्शियल थिकनेस बर्न 15% से कम अगर बर्न है तो इसको बोलेंगे माइल्ड बर्न एडल्ट के केस में, 10% से कम अगर बर्न है चिल्ड्रन के केस में, और पार्शियल थिकनेस बर्न है जिसको बोलेंगे माइल्ड बर्न। ठीक है, क्लियर है। इस तरह के बर्न की कंडीशंस को आप आउट पेशेंट बेसिस पे ट्रीट कर सकते हैं, ओपीडी बेसिस पे ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो माइल्ड बर्न, मॉडरेट बर्न, सीवियर बर्न, इनको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि इन तरह के पेशेंट्स को आपको कई बार स्पेशलाइज ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ती है। तो हमें एक्सक्लूड कर सके कि हम किस पेशेंट को हमें स्पेशल केयर देने की जरूरत है, किसको हम ओपीडी बेसिस पे ट्रीट कर सकते हैं, और किस में हमें कुछ केयर करने की जरूरत है। तो जो माइल्ड बर्न की कंडीशन में आप हॉस्पिटल में ओपीडी बेसिस पे ट्रीट कर सकते हैं, इनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट बर्न है मॉडरेट बर्न। तो इसको भी, इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं मॉडरेट बर्न के लिए। इसको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि सेकंड डिग्री बर्न या थर्ड डिग्री बर्न में परसेंटेज ऑफ बर्न क्या होगा जब हम इसको बोलेंगे मॉडरेट बर्न। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि पेशेंट एडल्ट पेशेंट है और सेकंड डिग्री बर्न है, और बर्न परसेंट क्या है, 15 से लेकर 25% बर्न है। तो ये कंडीशन किसकी होगी, मॉडरेट बर्न की, यानी इंटरमीडिएट बर्न की। सेकंड है, पेशेंट क्या है, चिल्ड्रेन है, और बर्न परसेंट क्या है, 10 to 20% है, और डिग्री ऑफ बर्न क्या है, सेकंड डिग्री बर्न है। तो सेकंड डिग्री बर्न, पेशेंट क्या है, चिल्ड्रेन है, और बर्न परसेंट क्या है, 10 to 20%, इसको हम बोलेंगे मॉडरेट बर्न। थर्ड डिग्री बर्न की कंडीशन में बर्न परसेंट क्या होगा, 2 to 10% बर्न परसेंट है, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे मॉडरेट बर्न के अंदर। तो यहाँ पे ये भी एक कंडीशन है खासतौर से थर्ड डिग्री बर्न, जिसके अंदर आई की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ईयर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फेस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हैंड की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फीट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और पेरिनियम की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और बर्न परसेंट क्या है, 2 to 10%, तभी इसको हम मॉडरेट डिग्री बर्न के अंदर इंक्लूड करेंगे। अदरवाइज बर्न परसेंट चाहे जो भी हो, आई की इन्वॉल्वमेंट है, ईयर की इन्वॉल्वमेंट है, फेस की इन्वॉल्वमेंट है, फीट की इन्वॉल्वमेंट है, पेरिनियम की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो इसको हम सीवियर डिग्री बर्न के अंदर काउंट करेंगे। तो कंडीशन ये है कि थर्ड डिग्री बर्न हो, बर्न परसेंट 2 to 10% हो, और उसमें आई की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ईयर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फेस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हेड की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फीट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और पेरिनियम की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इस तरह के बर्न को हम किसमें काउंट करेंगे, मॉडरेट बर्न के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ द बर्न है जिसको मेजर बर्न बोलेंगे या सीवियर टाइप ऑफ द बर्न बोलेंगे। इसके लिए कंडीशन ये है कि यहाँ सेकंड डिग्री बर्न है, पेशेंट क्या है, एडल्ट है, एडल्ट के अंदर सेकंड डिग्री ऑफ द बर्न होगा, और बर्न परसेंट क्या है, मोर देन 25% है। इस तरह के बर्न को हम काउंट करेंगे किसमें, सीवियर बर्न में। यानी एडल्ट पेशेंट है और टाइप ऑफ द बर्न क्या है, सेकंड डिग्री बर्न है, और बर्न परसेंट क्या है, मोर देन 25% है, तो ये किस तरह का बर्न होगा, सीवियर बर्न। चिल्ड्रेन पेशेंट क्या है, जो विक्टिम है, चिल्ड्रेन है, बच्चा है, और यहाँ बर्न परसेंट क्या है, 20% है, और डिग्री ऑफ बर्न क्या है, सेकंड डिग्री बर्न है। इस तरह के बर्न को हम सीवियर टाइप ऑफ द बर्न में काउंट करते हैं। ऑल थर्ड डिग्री बर्न जिसमें बर्न परसेंट 10% से ज्यादा हो, जहां आई की इन्वॉल्वमेंट होगी, ईयर की इन्वॉल्वमेंट होगी, हैंड की इन्वॉल्वमेंट होगी, पेरिनियम की इन्वॉल्वमेंट होगी, उसको हम किसमें काउंट करते हैं, सीवियर बर्न में। तो जहां बर्न परसेंट 10% या उससे ज्यादा है, उसके साथ साथ यानी 10% से ज्यादा है, तो इसको हम सीवियर बर्न के अंदर काउंट करेंगे। वो बर्न की कंडीशन जिसमें चाहे डिग्री ऑफ बर्न कोई भी हो,
माइल्ड मॉडरेट फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न, कोई भी बर्न हो, पर आई की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ईयर की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, फीट की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, हैंड की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, पेरिनियम की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इस तरह के बर्न को हम किसमें काउंट करेंगे? सीवियर बर्न में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के नतीजे में जो बर्न डेवलप होगा वो सीवियर टाइप ऑफ दी बर्न होता है। तो अल्दो एपरेंटली जो साइट ऑफ बर्न होगा वो आपको मामूली दिख सकता है, मिनिमल दिख सकता है, पर इलेक्ट्रिकल शॉक के नतीजे में इंटरनल ऑर्गन का डैमेज हो सकता है, इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो सकता है, डिफाइब्रिलेशन डेवलप हो सकता है हार्ट के अंदर। तो इलेक्ट्रिकल बर्न को हम किसमें काउंट करते हैं? सीवियर बर्न में। यानी मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज डेवलप हो सकती है, सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कार्डिक इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इसी वजह से इस तरह के बर्न को, जो इलेक्ट्रिकल बर्न है, उसको किसमें हम काउंट करते हैं? सीवियर बर्न। बर्न जहां फ्रैक्चर हुआ है मेजर मैकेनिकल इंजरी के नतीजे में, ट्रॉमा के नतीजे में, इस तरह के बर्न को भी हम किसमें काउंट करेंगे? सीवियर बर्न। नेक्स्ट डिग्रीज ऑफ बर्न को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो हमारा क्लासिफिकेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था, वहां डिग्री की बात आई थी। अब डिग्री को समझ लेते हैं कि डिग्री ऑफ बर्न क्या होगा। तो बर्न को हम 3 डिग्रीज में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न। डिस्क्रिप्शन अलग से आएगा कि फर्स्ट डिग्री बर्न किसको बोलेंगे। तो फर्स्ट डिग्री बर्न की कंडीशंस होगी जहां एपिडर्मिस की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। फर्स्ट डिग्री बर्न क्या है? जहां एपिडर्मिस की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इसको हम किसमें काउंट करेंगे? फर्स्ट डिग्री बर्न। और जहां फर्स्ट डिग्री बर्न की कंडीशन होगी वहां स्किन रेड अपीयर होगी, पेनफुल होगी, यहां ब्लिस्टर नहीं होगा। तो फर्स्ट डिग्री बर्न के लिए कंडीशन क्या है? एपिडर्मिस की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, स्किन की कौन सी लेयर इन्वॉल्व हो रही है? एपिडर्मिस इन्वॉल्व हो रही है। जिस साइड पे बर्न होगा वो रेड होगा, पेनफुल होगा, यहां ब्लिस्टर नहीं होगा। ठीक है, इस तरह का बर्न जो होगा रैपिडली हील हो जाता है 5 to 7 डेज के अंदर। वहां टोटली जो बर्न का एरिया होगा वो हील हो जाता है। ठीक है, यहां स्कारिंग नहीं होती। और जब हीलिंग होती है, हीलिंग के बाद पोस्ट हीलिंग कोई स्कार डेवलप नहीं होता और यहां कैपिलरी फीलिंग होती है। यानी जिस एरिया में बर्न डेवलप हुआ है वहां कैपिलरी फीलिंग होगी, आप उसको प्रेस करोगे, वहां ब्लेंचिंग डेवलप होती है। आप फिंगर को या जो प्रेशर आप एक्सर्ट कर रहे थे उसको रिमूव करोगे तो वहां से दोबारा से जो रेडनेस है वो वापस आ जाती है। इसको बोलेंगे कैपिलरी फीलिंग। ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री बर्न की कंडीशन क्या होगी? एपिडर्मिस की इन्वॉल्वमेंट जहां हो रही है, स्किन की कौन सी लेयर इन्वॉल्व हो रही है? एपिडर्मिस। यहां जो अफेक्टेड एरिया होगा रेड अपीयर होगा, पेनफुल होगा, यहां ब्लिस्टर नहीं होगा। इस तरह की बर्न की कंडीशन में अगर हम बात करें तो हीलिंग जो हो जाती है, रैपिड हीलिंग होती है, 5 to 7 डेज के अंदर हीलिंग हो जाती है। यहां स्कारिंग नहीं होगा, पोस्ट हीलिंग कोई स्कार डेवलप नहीं होता और यहां कैपिलरी फीलिंग होती है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड डिग्री बर्न की। उससे पहले एक इमेज देख लेते हैं। ये एरिया है फर्स्ट डिग्री बर्न की। फर्स्ट डिग्री बर्न और सेकंड डिग्री बर्न यानी दोनों ही कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है। तो जहां सिर्फ आपको स्किन रेड एंड शो हो रही है वो फर्स्ट डिग्री बर्न है, और जहां पे वहां ब्लिस्टर डेवलप हुआ सेकंड डिग्री बर्न है। तो सेकंड डिग्री बर्न के लिए कंडीशंस क्या है कि किस बर्न को हम सेकंड डिग्री बर्न बोलेंगे। इसमें फर्स्ट कंडीशन है जो अफेक्टेड एरिया होगा मोटेल्ड होगा, पेनफुल होगा और ब्लिस्टर प्रेजेंट होगा। तो ब्लिस्टर ये डिफरेंशिएटिंग फाइंडिंग है फर्स्ट डिग्री बर्न और सेकंड डिग्री बर्न में। जहां ब्लिस्टर डेवलप हो गया वो सेकंड डिग्री बर्न है, जहां सिर्फ स्किन जो है रेड होती है, रेड अपीयर हो रही है, वो क्या है? फर्स्ट डिग्री बर्न है। यहां हीलिंग किसके वजह से होगी? इपिथेलाइजेशन की वजह से। यानी स्किन जो डैमेज हुई है, स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर है वो रिपेयर होती है इपिथेलाइजेशन की मदद से। यानी इपिथेलियल टिश्यू सिर्फ ग्रो करेगा और वो वुंड वो कवर्ड हो जाएगा। तो सेकंड डिग्री बर्न की कंडीशन में इपिथेलाइजेशन होगा और इपिथेलाइजेशन के नतीजे में यहाँ हीलिंग होती है। जो टाइम रिक्वायर्ड होता है सेकंड डिग्री बर्न की कंडीशन में हीलिंग के लिए वो है 14 से लेकर 21 डेज। जहां हम 5 to 7 डेज डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट डिग्री बर्न की कंडीशन में, वहां टाइम जो डिफर कर रहा है यहाँ पे। यहाँ हीलिंग के लिए कितना टाइम चाहिए? 14 से लेकर 21 डेज। सुपरफिशियल सेकंड डिग्री बर्न हील हो जाता है विद पिगमेंटेशन। तो सुपरफिशियल बर्न है, सेकंड डिग्री बर्न है, जहां ब्लिस्टर डेवलप हुआ था वो हील होगा। वहां स्लाइड डीप पिगमेंटेशन हो सकती है, वहां पिगमेंटेशन होगा। पिगमेंटेशन के साथ जिस साइड पे जो एरिया अफेक्टेड होगा वो पिगमेंटेड होगा। डीप सेकंड डिग्री बर्न की कंडीशन में हीलिंग होती है और उसके नतीजे में स्कारिंग डेवलप होगा, पिगमेंटेशन होगा। तो ये भी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि फर्स्ट डिग्री बर्न की कंडीशन में स्कारिंग नहीं होता, स्कार नहीं डेवलप होगा, जबकि सेकंड डिग्री बर्न की कंडीशन में स्कारिंग होगी। जहां सुपरफिशियल सेकंड डिग्री बर्न है वहां सिर्फ डीप पिगमेंटेशन होगा, जबकि डीप सेकंड डिग्री बर्न होगा वहां स्कारिंग भी होगी और पिगमेंटेशन भी होगा। यहां सेंसेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ब्लेंचिंग नहीं होती। जो फर्स्ट डिग्री बर्न की फाइंडिंग है वो ब्लेंचिंग यहां नहीं देखी जाती। सेकंड डिग्री बर्न की कंडीशन में आप देख सकते हैं यहां इमेज है जहां ब्लिस्टर डेवलप हो गया, वो सेकंड डिग्री ऑफ बर्न है। थर्ड डिग्री बर्न की हम बात करेंगे। थर्ड डिग्री बर्न की कंडीशन में क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगी, जो अफेक्टेड पार्ट होगा किस तरह से अपीयर होगा। तो ये अफेक्टेड पार्ट होगा चार्ड होगा, चार्ड अपीयर होगा, पर्कमेंट लाइक होगा, पेनलेस होगा और इनसेंसिटिव होगा। थ्रोम्बोसिस हो सकती है सुपरफिशियल वेन में। तो एक क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि कौन सी डिग्री ऑफ बर्न है जिसमें पेन ज्यादा होगा। तो फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न जो होगा
मोर पेनफुल होता है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द टाइप ऑफ द बर्न। तो फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर नर्व एंडिंग अभी भी इंटैक्ट होगा, उसके वजह से वहां पेन की सेंसिटिविटी जो होगी ज्यादा होगी, ठीक है। थर्ड डिग्री बर्न के अंदर यहां पेनलेस होगा, उसके पीछे रीजन ये है कि नर्व एंडिंग डैमेज हो जाता है। नर्व एंडिंग डैमेज होने की वजह से पेन इनसेंसिटिव एरिया होगा, यानी ये पेनफुल नहीं होगा, पेन इनसेंसिटिव बर्न डेवलप होगा। तो थर्ड डिग्री बर्न में जो अफेक्टेड एरिया होगा चार्ड होगा, परकमेंट लाइक होगा, पेनलेस होगा, इनसेंसिटिव होगा और थ्रोम्बोसिस डेवलप हो सकती है सुपरफिशियल वेन के अंदर। थर्ड डिग्री बर्न के लिए कई बार अगर लार्ज एरिया बर्न हुआ है तो वहां ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। डीनेचर्ड अगर इनसेंसिटिव स्किन है तो वहां आपको ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ सकती है। कॉन्ट्रैक्ट फुल थिकनेस अगर बर्न होगा, खास तौर से अगर चेस्ट का एरिया है जहां कॉन्ट्रैक्टेड फुल थिकनेस बर्न डेवलप हुआ है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इशार फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? इशार फॉर्मेशन। इशार फॉर्मेशन इज बेसिकली फुल थिकनेस बर्न इन द एरिया ऑफ चेस्ट के एरिया के अंदर कहीं भी इशार फॉर्मेशन हो सकता है, फुल थिकनेस बर्न होगा, उसके नतीजे में एक कॉन्ट्रैक्टेड बैंड बन जाता है। तो अगर खास तौर से इशार फॉर्मेशन कहां हुआ है, चेस्ट एरिया के अंदर होगा, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, वो इस वजह से चेस्ट का एक्सपेंशन नहीं होने देगा। तो ऐसी कंडीशन में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप हो सकता है। तो बर्न की कंडीशन में जहां इशार फॉर्मेशन हुआ है, हमारा मैनेजमेंट होता है इस्टेक्टोमी। इस्टेक्टोमी यानी हम सर्जिकली उसको डिवाइड कर देते हैं, जो फाइब्रस बैंड हुआ है उसको कट कर देते हैं, अदरवाइज जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा वो हैम्पर्ड होगा, उसके नतीजे में रेस्पिरेटरी अरेस्ट की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है और डिटोरिएशन भी हो सकता है। तो फुल थिकनेस जहां बर्न डेवलप हुआ है और खासतौर से रेस्पिरेटरी एरिया के अंदर डेवलप हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में इस्टेक्टोमी इज द अर्ली मैनेजमेंट ऑफ द बर्न। तो आपसे पूछते हैं इशार फॉर्मेशन क्या है? तो इशार फॉर्मेशन फुल थिकनेस बर्न है, यानी किसी सरकमफ्रेंस के अंदर अगर फुल थिकनेस बर्न डेवलप होगा, इस तरह के बर्न को बोलेंगे हम उसके, यानी उसके नतीजे में एक फाइब्रस बैंड बन जाता है, डेवलप हो जाता है, जिसको बोलते हैं इशार फॉर्मेशन, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंसिव थर्ड डिग्री बर्न की कंडीशन, और फोर्थ डिग्री बर्न की हम बात करेंगे। तो फोर्थ डिग्री बर्न में यहां मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो थर्ड डिग्री बर्न की कंडीशन में फुल थिकनेस ऑफ द स्किन इन्वॉल्व हो रही है, थर्ड डिग्री बर्न की कंडीशन में मसल्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। मसल्स की इन्वॉल्वमेंट और बोन की इन्वॉल्वमेंट अगर है किसी बर्न एरिया के अंदर, इसको बोलेंगे फोर्थ डिग्री बर्न। जो थर्ड क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन थिकनेस ऑफ द स्किन, उसकी हम बात करेंगे। तो इसके बिहाफ पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं बर्न को, पार्शियल थिकनेस बर्न, फुल थिकनेस बर्न, इस तरह से हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो थर्ड क्लासिफिकेशन जिसके बिहाफ पे हम बर्न को क्लासिफाई कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है पार्शियल थिकनेस बर्न। पार्शियल थिकनेस बर्न किसको बोलेंगे? फर्स्ट डिग्री बर्न हो या सेकंड डिग्री बर्न हो, फर्स्ट डिग्री बर्न या सेकंड डिग्री बर्न हो, जिसके अंदर अफेक्टेड एरिया रेड हो, पेनफुल हो, और विद ब्लिस्टर और विदाउट ब्लिस्टर अगर होगा तो इस तरह के एरिया को बोलेंगे पार्शियल थिकनेस बर्न। क्लियर है? पार्शियल थिकनेस बर्न फर्स्ट डिग्री बर्न हो या सेकंड डिग्री बर्न हो, उसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियल थिकनेस बर्न। विद ब्लिस्टर और विदाउट ब्लिस्टर जहां फर्स्ट और सेकंड डिग्री बर्न होगा उसको हम बोलेंगे पार्शियल थिकनेस बर्न। फुल थिकनेस बर्न की कंडीशन हो सकती है थर्ड डिग्री ऑफ बर्न, जहां अफेक्टेड एरिया होगा चार्ड होगा, इनसेंसिटिव होगा, जहां स्किन की जो ऑल लेयर होगी वो इन्वॉल्व होगी, इस तरह के बर्न की कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे? फुल थिकनेस बर्न। नेक्स्ट पार्ट आता है, जब भी हम बर्न की बात करते हैं उसमें नेक्स्ट पार्ट खासतौर से मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा असेसमेंट का पार्ट आता है। जब तक आप बर्न की सीवियरिटी को असेस नहीं कर सकते, तब तक आप बर्न को टाइमली और मेटिकुलसली उसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो मेटिकुलसली मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि असेसमेंट किसका हो? बर्न की सीवियरिटी का। तो बर्न की सीवियरिटी का असेसमेंट कैसे हो सकता है? असेसमेंट ऑफ द बर्न डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। उसमें फर्स्ट रूल है जिसको बोलते हैं वेलिस रूल ऑफ 9, इसको इस्तेमाल करते हुए हम असेसमेंट कर सकते हैं बर्न की कंडीशन में। क्लियर है? तो वेलिस रूल ऑफ 9 की हम बात करें तो यहां अर्ली असेसमेंट जो हो सकता है वेलिस रूल ऑफ 9 के वजह से हो सकता है। और इसके अलावा जो और असेसमेंट टूल है जिसमें लुंड एंड बॉर्डर जो चार्ट होगा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही बेटर मेथड हो सकता है। ऐसे ही पार्ट जो होगा यहाँ बेसिकली हम इंडिविजुअल असेसमेंट हमारा करेंगे हर पार्ट का, यानी अगर वेलिस रूल ऑफ 9 और सेकंड जो लुंड एंड बॉर्डर चार्ट की हम बात करें, इसमें डिफरेंस ये है कि वहां परसेंटेज ही हम बात करते हैं, यहाँ हर अफेक्टेड पार्ट को हम किसमें कंपेयर करेंगे? हम कंपेयर करेंगे हर अफेक्टेड पार्ट का मैनेजमेंट हमारा होता है, हर अफेक्टेड पार्ट को हम असेस करते हैं, उसको इंडिविजुअली उसको असेस करेंगे। तो यहाँ इंडिविजुअल असेसमेंट होगा, जबकि वहां हम परसेंटेज ऑफ बर्न की बात करते हैं। तो दोनों ही मेथड में सबसे बेहतर मेथड क्या है? सेकंड मेथड है। असेसमेंट ऑफ बर्न की हम बात करेंगे तो पेशेंट खास तौर से अगर हम असेसमेंट की बात करें तो इंटायर जो हैंड एरिया होगा उसको हम कितना मान लेते हैं? 1%। जो हम सेकंड मेथड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करते हैं? इंटायर हैंड को, यानी पेशेंट का जो अपना हैंड है उसको हम कितना मानेंगे? 1%। ठीक है। उसके बाद हम क्लीन पीस ऑफ पेपर लेते हैं, उसको कट करेंगे हैंड साइज के कंपेरिजन में, और उससे हम परसेंटेज ऑफ बर्न काउंट करते हैं। यानी हैंड एरिया को कितना हमने काउंट कर लिया? 1%।
अब उसी साइज का हमने क्या ले लिया, पेपर कट कर लिया और जो बर्न सरफेस है उसको मेजर करेंगे उस पेपर साइज से। तो जितना टाइम अगर आपको एरिया काउंट होता है उस पेपर से, उसको हम उतना परसेंट काउंट कर लेते हैं। क्लियर है? बर्न एक डायनेमिक प्रोसेस है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है कि इसका असेसमेंट हमारा डिफरेंट टाइम इंटरवल पे होना चाहिए। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब है जो सीवियरिटी अभी है वो सीवियरिटी बढ़ सकती है। सपोज करिए फर्स्ट डिग्री बर्न है, वो सेकंड डिग्री बर्न के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, सेकंड डिग्री बर्न थर्ड डिग्री के अंदर डेवलप हो सकता है। तो बर्न डायनेमिक प्रोसेस कहने का मतलब ये है कि सीवियरिटी यहां बढ़ सकती है, इसी वजह से डिफरेंट इंटरवल टाइम पे हमारा असेसमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बार असेसमेंट कर लिया और उसी को फॉलो करते हुए आप होल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ये है कि बर्न एक डायनेमिक प्रोसेस है, तो ऐसी कंडीशन में आपका असेसमेंट भी क्या होगा, डिफरेंट टाइम इंटरवल पर होना चाहिए। वेलेस रूल ऑफ 9 की हम बात करेंगे। तो वेलेस रूल ऑफ 9 की कंडीशन में खासतौर से एडल्ट और बच्चों के लिए अलग अलग इसके असेसमेंट्स हैं। तो एडल्ट की अगर हम बात करें तो हेड एंड नेक एरिया को हम काउंट करते हैं 9%। यानी अगर हेड एरिया बर्न हुआ है और नेक एरिया बर्न हुआ है तो इसको हम कितना काउंट करेंगे, 9%। हेड और नेक का एरिया बर्न हुआ है इसको हम काउंट करेंगे 9%। फ्रंट ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन को हम काउंट करते हैं 18%। यानी इंटीरियर पार्ट ऑफ द जो ट्रंक होगा अगर पूरा बर्न हो रहा है इसको हम काउंट करेंगे 18%। बैक ऑफ द चेस्ट और एब्डोमेन का जो पीछे का बैक का एरिया होगा उसको काउंट करेंगे 18%। लोअर लिम्ब को हम काउंट करते हैं, दो बायलेटरल लिम्ब को हम काउंट करेंगे 36%, 18% ईच। यानी होल सर्कमफ्रेंस अगर लोअर लिम्ब का बर्न हुआ है तो इसको हम काउंट करेंगे 1। अगर एक लिम्ब अगर बर्न हुआ है तो उसको 18% काउंट करेंगे। अगर दोनों ही लिम्ब अगर बर्न हुआ है तो 36% काउंट करेंगे। ऐसे ही अपर लिम्ब को हम काउंट करते हैं 18%। पेरिनियम 1%। तो टोटल परसेंट बर्न कितना होगा, 100%। यानी अगर हेड एंड नेक है तो 9% बर्न है। फ्रंट ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन अगर बर्न हुआ है तो 18% है। बैक ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन का एरिया यानी बैक का एरिया अगर बर्न हुआ है तो इसको 18% काउंट करेंगे। अपर लिम्ब यानी बोथ अपर लिम्ब की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो 18% है। बोथ लोअर लिम्ब की इन्वॉल्वमेंट हो रही है 36% है। और पेरिनियम के साइड पे बर्न हुआ है तो इसको हम काउंट करेंगे 1%। बच्चों के लिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि वेलेस रूल ऑफ 9 की हम बात करें तो बच्चों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो यहां हेड एंड नेक को काउंट करते हैं 20%। हेड एंड नेक को हम काउंट करेंगे 20%। फ्रंट ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन को काउंट करेंगे 20%। ऐसे ही बैक ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन को काउंट करेंगे 20%। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों ही कंडीशन में हम काउंट करेंगे 20%। यानी लोअर लिम्ब की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, दोनों लिम्ब की इन्वॉल्वमेंट हो रही है 20%। लोअर लिम्ब अपर लिम्ब की इन्वॉल्वमेंट हो रही है 20%। तो अगर यहां पेरिनियम को काउंट नहीं करते तो टोटल परसेंट क्या होगा, 100%। इन्फेंट के लिए जो वेलेस रूल ऑफ 9 है डिफरेंट है, उसको भी समझने हैं। तो इन्फेंट और चिल्ड्रेन में फर्क है। इन्फेंट कहते हैं जब 1 ईयर से कम का बच्चा होगा वो काउंट होगा इन्फेंट के अंदर। यहां डिफरेंस ये है 1 ईयर से कम का बच्चा है, हेड एंड नेक को हम काउंट करते हैं 18%। ऐसे ही फ्रंट ऑफ चेस्ट एब्डोमेन को काउंट करेंगे 18%। फ्रंट एंड बैक ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन का जो पीछे का बैक का एरिया होगा इसको काउंट करेंगे 18%। लोअर लिम्ब के अंदर डिफरेंस है। यहाँ लोअर लिम्ब जो हमारा परसेंटेज होगा 27% हम काउंट करते हैं अगर बोथ लिम्ब इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर अपर लिम्ब की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो 18%। पेरिनियम को हम काउंट करते हैं 1%। तो अगर एडल्ट से कंपेयर करें तो डिफरेंस कहां है, लोअर लिम्ब के अंदर। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स।